भरत तिवारी और दीसपुर एसडीएम के बीच अदावत हुई थी और अदावत कोई 1-2 रुपये की नहीं थी, कोई 1000 रुपये और लाख रुपये का यह मामला नहीं था। 1400 करोड़ रुपये की योजना फंड जो है वो आया हुआ है। चापाकल गरवाए गए थे और कहा गया कि उस चापाकल में पानी ठीक नहीं। लोगों ने शिकायतें की, भरत तिवारी तो लगा हुआ था ही। हालांकि जवनिया गांव में जब बाढ़ आई हुई थी तो देश के अलग अलग हिस्से से लोग पहुंचने लगे। पहले भी कई बार बहस हुई है इस पूरे मामले को लेकर। भरत तिवारी के अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट को खंगालेंगे तो एक के बाद एक कई सारे ऐसे वीडियो हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि भरत तिवारी कितना परेशान था। भरत तिवारी सिस्टम से, भरत तिवारी ने ऐलान कर दिया था तमाम अधिकारियों को कि भ्रष्टाचारी जो भी रहेंगे उसके पर खैर नहीं होगी और 1-1 रुपये का हिसाब देना हो। तिवारी तमाम जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, सभी को एक तरीके से चेतावनी दे रखी थी कि आप गड़बड़ी कर नहीं सकते। तो एक प्लानिंग रची गई कि भरत तिवारी के बारे में जो हमने पता किया तो कहा गया कि भरत तिवारी ने खुद का पिंडदान भी कर दिया। अब समझिए उसकी दूरदर्शी सोच, और वो जानता था ये समाज कैसा है, ये सिस्टम कैसा है, यहाँ हर व्यक्ति अपने लिए जी रहा है, तो उसने खुद पिंडदान कर दिया। उसे मार भरत तिवारी ने जब हथियार खरीदा, उसमें भी कहा जा रहा है कि एसडीएम से लड़ाई के बाद भरत तिवारी ने हथियार खरीदा। हालांकि जो गांव के लोग हैं, जवनिया गांव के लोग हैं, वो कहते हैं कि भरत तिवारी लॉकेट पहनता था, उस पर चेतावनी दे रहा था कि आपको हम भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे इस मामले में, क्योंकि ये पैसा जो है ये गरीब का पैसा है, ये आम आदमी के लिए आया हुआ पैसा है, इसमें भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। अलग अलग विभाग से देखिए कमोबेश कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है अधिकारियों के घर में छापेमारी होती है, अकूत संपत्ति का पता चलता है। कई के तो हमने देखा भी, खबरें भी चलाई कि थार से जो है मेड जो दाई है अधिकारी के भाई चंदन जो छोटे भाई हैं, उसका बड़ा आरोप है। उसने कहा कि भरत तिवारी का जो मोबाइल है उसमें कई सारे ऐसे एविडेंस हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि कौन कौन अधिकारी कहां कहां संलिप्त है, अगर वो मोबाइल सामने आ जाए। लेकिन वो मोबाइल तो जब्त कर लिए। एसडीएम के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, एसडीएम को इस जांच के घेरे में नहीं लाना चाहिए कि एसडीएम के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए, या भरत तिवारी के मोबाइल से एविडेंस खत्म तो नहीं कर दिए गए, डिलीट तो नहीं कर दिए गए। इन तमाम चीजों की जांच होनी चाहिए और गहन जांच होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, अभी जिस खबर को लेकर के हम चर्चा करने बैठे हैं, इस खबर को सुनने के बाद खलबली मच जाएगी। भरत तिवारी की हत्या, भरत तिवारी के इनकाउंटर, बिलोटी में क्या कुछ हुआ, शाहपुर पुलिस ने क्या कुछ किया और इस पूरे मामले में खेल कौन सा चल रहा था। हमने पहले भी कहा था कि देखिए, स्वराज पोस्ट पर इस खबर की तह तक हम जाएंगे और आपको एक एक सच बता देंगे। भरत तिवारी मामले में जो चीजें दिख रही हैं वो चीजें वाकई है ही नहीं। इसके अंदर अब जाएंगे, इस खबर के अंदर में तो एक बड़ा खेल देखने को मिलेगा। और हैरानी इस बात की हो रही है कि भरत तिवारी मामले में अभी तक जितने भी लोग नामजद हैं, जिनके ऊपर आरोप दाखिल किए गए हैं, वो लोग तो शामिल हैं ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। लेकिन इस पूरे मामले के केंद्र में जो व्यक्ति है, जो अधिकारी है, वो अभी भी इस पूरे मामले से वंचित है, या कहिए कि वो बचा हुआ है। शाहपुर के जो अधिकारी हैं और जो इस पूरे खेल में शामिल हैं, एसडीएम साहब संजीत कुमार, उसकी कहानी हम बताने जा रहे हैं। भरत तिवारी और दीसपुर एसडीएम के बीच अदावत हुई थी और अदावत कोई 1-2 रुपये की नहीं थी, कोई 1000 रुपये और लाख रुपये का यह मामला नहीं था। 1400 करोड़ रुपये की योजना फंड जो है वो आया हुआ है, क्योंकि आप सबको याद होगा कि जवनिया गांव
में जब बाढ़ आई हुई थी तो उसके बाद तमाम चीज़ें खत्म हो गई, गांव के गांव दह गए, बह गए। और ऐसे ही लोगों को फिर से पुनर्वास करने के लिए ज़मीनें दी गई, फिर से बसाने के लिए घर मकान बनाए जा रहे हैं और तमाम वो व्यवस्थाएं की जा रही है ताकि फिर से गांव जो है वो व्यवस्थित हो। उसी में नवनिर्माण की ये कहानी जो है उसमें सरकार के 1-2 रुपये नहीं 1400 करोड़ 1400 करोड़ रुपये का फंड आया हुआ है। मामले यहां पर पहुंचा हुआ है। इस पूरे मामले में बात भ्रष्टाचार की हो रही है, जिसको भरत तिवारी एक एक चीजें को आंखों के सामने वो देख रहा था, लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था। चापाकल गड़वाए गए थे और कहा गया कि उस चापाकल में पानी ठीक नहीं है। लोगों ने शिकायतें की, भरत तिवारी तो लगा हुआ था ही। हालांकि जमनिया गांव में जब बाढ़ आई हुई थी तो देश के अलग अलग हिस्से से लोग पहुंचने लगे जमनिया गांव। नेताओं की तो एक अच्छी आदत है, कम से कम जहां भी कुछ घटना होती है फोटो लेने के लिए ही सही लोग पहुंचते तो हैं। और सफेद कुर्ता जो है वो जमनिया गांव पहुंचने लगा बाढ़ के वक्त। लेकिन जैसे जैसे चीजें खत्म हुई, जो व्यूज कम आने लगे लोगों के, और एक लगा कि नहीं अब बाढ़ का जो है वो स्वरूप कुछ कम हुआ है, दर्द कम हुआ है थोड़ा सा जो दिख रहा था, तो फिर लोग तो चले गए लेकिन भरत तिवारी डटा रहा। हालांकि भरत तिवारी का गांव बिलौटी है, जमनिया से उसका कोई नाता नहीं है, लेकिन भरत तिवारी ने इस तमाम प्रकरण को जिया और महसूस किया, तभी तो भरत तिवारी लगा रहा। भरत तिवारी ने फोटो खिंचवा करके शांत नहीं बैठा, वो आगे भी जमनिया गांव के लोगों के लिए लड़ाई लड़ता रहा। और इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि 5 जून को भरत तिवारी की जो है लड़ाई भी हुई थी एसडीएम से, और उससे पहले भी कई बार बहस हुई है इस पूरे मामले को लेकर के। भरत तिवारी के अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट को खंगालेंगे तो एक के बाद एक कई सारे ऐसे वीडियो हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि भरत तिवारी कितना परेशान था, भरत तिवारी सिस्टम से किस तरीके से लड़ रहा था। और ये अंचल स्तर का जो क्षेत्रीय स्थानीय लेवल का जो प्रशासन है उससे लड़ाई लड़ रहा था भरत तिवारी, और ये लड़ाई हर रोज लड़ रहा था। स्थानीय लोग बताते थे, जमनिया के जो गांव के लोग थे वो अपना दर्द बताते थे, अपना दुख बताते थे, और भरत तिवारी फिर वहां जो है फोन लगाता था, अधिकारियों को डराता था, धमकाता था। ये बातें सही है, लेकिन भरत तिवारी अपने लिए कोई फोन नहीं करता था, भरत तिवारी अपने लिए कुछ मांगता नहीं था। भरत तिवारी ने ऐलान कर दिया था तमाम अधिकारियों को कि भ्रष्टाचारी जो भी रहेंगे उसके खैर नहीं होगी और 1-1 रुपये का हिसाब देना होगा। और ये लोग क्योंकि शोषित हैं, वंचित हैं, अंतिम पायदान के व्यक्ति हैं, बिल्कुल हाशिए पर लोग हैं, जिनके लिए सरकारी फंड आया है, तो उसमें रुपये की चोरी हम होने नहीं देंगे। भरत तिवारी को नाराजगी भी इस बात से थी कि उसे किस तरीके से जो है प्रशासन ने पागल घोषित कर दिया है। और कहानी ये रची जा रही थी कि देखिए अब इसका इलाज क्या है, क्योंकि इस लड़के ने सिस्टम को परेशान कर रखा है, कुछ होने नहीं दे रहा है। भाई इतना फंड है 1400 करोड़, और इसको अगर काम में लगा दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, ये चर्चा तो होती है ना। लेकिन भरत तिवारी लगा हुआ था, वो हटने का नाम नहीं ले रहा था। भरत तिवारी तमाम जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, सभी को एक तरीके से चेतावनी दे रखी थी कि आप गड़बड़ी कर नहीं सकते। तो एक प्लानिंग रची गई कि लड़के को पागल साबित कर दो, और पागल तो था ही, क्योंकि इस मुझे लगता है कि भागम भाग दौर में, जो बाजारवाद का दौर है ये, इसमें कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने लिए नहीं सोच करके गांव से भी, गांव के लिए भी नहीं, गांव से दूर सटा हुआ जमनिया गांव और शोषित लोगों के लिए काम कर रहा हो, जिसका आवाज़ कहीं दूर तक जा नहीं रही हो। ऐसे लोगों के लिए, पिछड़े समाज के लोगों के लिए, वंचित समाज के लिए, लोगों के लिए, अति पिछड़ा समाज के लोगों के लिए वो लड़ रहा था। तो पागल तो था, क्योंकि ऐसा होता तो नहीं अमूमन। भरत तिवारी के बारे में जो हमने पता किया तो कहा गया कि भरत तिवारी ने खुद का पिंडदान भी कर दिया। अब समझिए उसकी दूरदर्शी सोच, और वो जानता था कि ये समाज कैसा है, ये सिस्टम कैसा है, यहाँ हर व्यक्ति अपने लिए जी रहा है।
तो उसने खुद पिंडदान कर दिया। उसे मालूम था कि यह सिस्टम उसे एक दिन रौंद ही डालेगा, उसे पता थी। क्योंकि भरत तिवारी के अगर आप अकाउंट को खंगालेंगे तो एक के बाद एक उसके कई सारे वीडियो सामने आए हैं जिसमें वो बताता है कि आगे क्या कुछ होगा, और वो कह भी रहा है कि ये मामला इतना आसान नहीं है, क्रांति होगी, आंदोलन होगा, तभी होगा, और ये मैं करूंगा, मैं आंदोलन करूंगा, मुझे पता है कि क्या कुछ होना है। तो उसकी दूरदर्शिता समझिए। और जाहिर तौर पर भरत तिवारी को आप जुनूनी कह सकते हैं, भरत तिवारी को आप ईमानदार कह सकते हैं, भरत तिवारी को आप जज्बाती कह सकते हैं। और भरत तिवारी ने जब हथियार खरीदा, उसमें भी कहा जा रहा है कि एसडीएम से लड़ाई के बाद भरत तिवारी ने हथियार खरीदा। हालांकि जो गांव के लोग हैं, जमनिया गांव के लोग हैं, वो कहते हैं कि भरत तिवारी एक लॉकेट पहनता था, उसको बेच करके उसने हथियार खरीदा। और ये महज भरत तिवारी की हत्या से पहले, फेक इनकाउंटर से महज 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले की ये घटना है जब उसने हथियार खरीदा। अब आप समझिए। और लगातार एसडीएम से बहस हो रही थी भरत तिवारी की, लगातार लड़ाई हो रही थी भरत तिवारी की, और भरत तिवारी बार बार चेतावनी दे रहा था कि आपको हम भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे इस मामले में, क्योंकि ये पैसा जो है ये गरीब का पैसा है, ये आम आदमी के लिए आया हुआ पैसा है, इसमें भ्रष्टाचार हम नहीं होने देंगे। एक एक पाई का आपको हिसाब देना होगा। और ये बातें कहाँ किसी को, जो अधिकारी हैं उन्हें कहाँ ये अच्छा लगेगा। अब समझिए कि भरत तिवारी पागल था, क्या था ये तय करना आप सबका भी काम है, लेकिन ये चीज़ें चल रही है। जो बिलौटी और उसके आसपास की जगह पर जब आप जाएंगे तो लोगों से जो बातचीत होगी, ग्राउंड पर जब आप जाएंगे लोगों से, क्योंकि मैं खुद गया, मुझे लगता है कि 3 बार मैं गया बिलौटी गांव, जमनिया गांव, लोगों से जानने समझने के लिए। एक एक लोगों से मेरी बातचीत हुई, जो लोग उस वक्त थे, और कुल मिलाकर के यही बातें समझ में आ रही हैं कि भरत तिवारी जमनिया गांव में विस्थापित लोगों के पुनर्वास की लड़ाई लड़ रहा था। ये जो रुपये आए हुए हैं, जो फंड थे 1400 करोड़ जो बताए जा रहे हैं, उसमें भरत तिवारी चाह रहा था कि एक एक रुपये का जो है हिसाब और एक एक रुपये का काम जो है वो जमीन पर दिखे। और ये कौन से अधिकारी को ये बर्दाश्त होगा, बताइए ना। आज बिहार के अलग अलग जिले से, अलग अलग विभाग से देखिए, कमोबेश कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है अधिकारियों के घर में छापेमारी होती है, अकूत संपत्ति का पता चलता है। कई के तो हमने देखा भी, खबरें भी चलाई कि थार से जो है मेड, जो दाई है अधिकारी की, वो थार से आ रही है। तो अब ये मुझे लगता है कि ये छिपी हुई बातें नहीं रह गई अब। तो भरत तिवारी ये लड़ाई लड़ रहा था। भरत तिवारी के भाई चंदन जो है, छोटे भाई हैं, उसका बड़ा आरोप है। उसने कहा कि भरत तिवारी का जो मोबाइल है उसमें कई सारे ऐसे एविडेंस हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि कौन कौन अधिकारी कहां कहां संलिप्त है, अगर वो मोबाइल सामने आ जाए। लेकिन वो मोबाइल तो जब्त कर लिए गए हैं, पुलिस के पास है, कहाँ है, नहीं है, किसने क्या डिलीट किया होगा, किसने क्या उसको खत्म कर दिया होगा, जो उसमें मोबाइल में जो डेटा होंगे। तो फिर कैसे आप जो है उसको निकाल पाएंगे, ये भी एक सवाल है कि क्या भरत तिवारी के साथ वो तमाम चीज़ें में जो है सो हटा दी गई, ख़त्म हो गई। और फिर बात फिर भरत तिवारी के सपने की हो रही है। भरत तिवारी के सपने का क्या होगा। लोग पहुंच रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्से से लोग पहुंच रहे हैं, भरत तिवारी को लेकर के कई तरह की बातें हो रही है। शहीद का दर्जा मिले, 1 करोड़ की राशि मिले, परिवार वालों को नौकरी मिली, ये तमाम बातें हो रही हैं, होनी भी चाहिए। परिवार ने एक बेटी को खोया है, और वैसा बेटा मुझे लगता है कि जब हर घर में इस बात की चर्चा हो रही है, और वहाँ के लोग ही नहीं, देश के लोग अब कह रहे हैं, अलग अलग जगहों से आवाज़ आ रही है कि भाई भगत सिंह को हमने नहीं देखा, भगत सिंह होते तो संभवतः इसी तरह से होते। यही मिजाज रहा होगा। भगत सिंह तो अपने लिए नहीं जिया, उन्होंने देश के लिए जिया, और भरत तिवारी भी तो वही काम कर रहा था। तो ये बातें अब जो है जिस तरह से सामने आ रही हैं, और चंदन ने कहा कि एफआईआर में जो है सो नाम नहीं गया, क्योंकि जिस तरह से परेशानी, लगातार लोगों से मिलना, पुलिस की दबिश, ये तमाम चीज़ें हो रही थी, तो एसडीएम जो है इस पूरे मामले में वो उसके नाम छूट गए। लेकिन एसडीएम ही वो व्यक्ति है संजीत कुमार, जिससे लड़ाई हुई थी भरत तिवारी की, और कहा कि सीसीटीवी कैमरे में भी होगा, आप पता करिए उस दरमियान में जो सीसीटीवी कैमरे होंगे उसमें तमाम चीज़ें निकल के सामने आ जाएगी कि भरत तिवारी क्या मांग रहा था। आप देख लीजिए भरत तिवारी क्या कह रहा है, एसडीएम क्या कुछ कह रहा है। कहा गया कि भरत तिवारी कई बार
वो फ़ोन लगाता था, अलग अलग विभाग में कर्मियों को फ़ोन लगा देता था कि आप काम करिए सही से, कहीं कुछ दिक्कतें होती थी उसका तुरंत वो निदान करने के लिए बैठ जाता था, और उससे पर जो है टाल मटोल का ये रवैया पसंद नहीं था। तो क्या गलत था? भरत तिवारी को भ्रष्टाचार से आपत्ति थी, तो क्या ये गलत था? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके साथ हम ये आपको छोड़े जा रहे हैं। आप सब अपनी राय और अपनी टिप्पणी जो है इस पूरे मामले पर जरूर करिए कि आखिर भरत तिवारी मामले में जो कुछ हुआ उस पर आप क्या सोचते और समझते हैं। क्या भरत तिवारी ने जो ये आरोप लगाए थे संजीत कुमार पर, जो एसडीएम हैं जगदीशपुर के, उसके ऊपर जो ये गंभीर आरोप लगाए, और जगदीशपुर एसडीएम संजीत कुमार से लड़ाई के बाद ही भरत तिवारी की हत्या होती है, इनकाउंटर होता है, तो क्या इस पूरे मामले की जड़ में जगदीशपुर एसडीएम हैं, संजीत कुमार हैं? क्या एसडीएम के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? एसडीएम को इस जांच के घेरे में नहीं लाना चाहिए? कि एसडीएम के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? हत्या का तो एफआईआर होना ही चाहिए, क्योंकि हत्या अगर हुई है तो ये प्लानिंग से हुई है। अब ये भी बातें सामने आ रही है। हालांकि जांच तो हो ही रही, लेकिन इस जांच से अब तक एसडीएम क्यों बाहर है, ये भी एक सवाल है। क्या भटकाने की कोशिश की जा रही है जांच को? क्या एसडीएम को बचाने की कोशिश की जा रही है? किसे नहीं मालूम है। आखिर पुलिस, मैंने पहले दिन से कहा कि अगर भरत तिवारी लोगों के लिए काम कर रहा था तो भरत तिवारी ने हथियार फिर क्यों उठाया? आखिर किसने विवश किया भरत तिवारी को हथियार उठाने के लिए? भरत तिवारी के जो तौर तरीके रहे, मैं उसे कभी सही नहीं कह सकता हूं, लेकिन भरत तिवारी को मजबूर किसने किया, यह एक बड़ा सवाल है। भरत तिवारी तो लोगों के लिए काम करना चाह रहा था और कर रहा था, और सामान्य लोगों के लिए नहीं, अति पिछड़ा समाज के लोगों के लिए, हाशिए पर जो लोग हैं उसके लिए, जो अपनी आवाज रख नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए भरत तिवारी काम कर रहा था। तो ये तो सवाल है ही, एक गंभीर सवाल है। और समझिए, जब ये पैसे 1400 करोड़ रुपए की बात सामने आ रही है, तो मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में सरकार को गंभीरता से सोचना होगा। सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री ने तो आदेश दे दिए, लेकिन मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी को इस पूरे मामले को खुद से मॉनिटरिंग करनी होगी, क्योंकि बात सरकार के साथ की भी हो रही है, बात सिस्टम की हो रही है, बात वर्दी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, बात अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं, और भ्रष्टाचार के जिस तरह से मामले हैं, अगर अंदाजा लगाइए कि अगर इस तरह से कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर होगा और फिर उसे अगर साजिश के साथ गोली मार दी जाएगी, उसे पागल करार दे दिया जाएगा, तो फिर समझिए कौन होगा इस दुनिया में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ बोल पाएगा? कौन होगा जो समाज के लिए लड़ पाएगा या कुछ कर पाएगा? इसलिए उस पूरे मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए, और एक एक बिंदु पर एक एक एंगल की जांच होनी चाहिए कि आखिर कौन कौन लोग शामिल थे इस पूरे मामले में, किस किस से अदावत हुई भरत तिवारी की, किस किस ऑफिस में वो भरत तिवारी जाता था, कौन कौन से विभाग में, कौन कौन से काम करवाने के लिए, उसके फोन कॉल्स खंगालने चाहिए, और भरत तिवारी के मोबाइल को अतिशीघ्र जो है जांच टीम को देना चाहिए, और उसमें जांचने चाहिए कि भरत तिवारी किन किन लोगों से बात करता था, क्या बातचीत होती थी, वो तमाम ट्रैक रिकॉर्ड खंगालने जाने चाहिए थे, और क्या भरत तिवारी के मोबाइल से एविडेंस खत्म तो नहीं कर दिए गए, डिलीट तो नहीं कर दिए गए। ये इन तमाम चीज़ों की जांच होनी चाहिए, और गहन जांच होनी चाहिए। और देखिए, मुझे लगता है कि सरकार गंभीर है, क्योंकि जांच की बात सामने आ रही है, लेकिन जब तक जांच हो नहीं जाता है, कई तरह के सवाल सामने आ रहे हैं, और सवाल एक बार फिर जो सामने आ रहे हैं कि आखिर एसडीएम इस पूरे मामले में क्यों बचा रह गया, उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुए, कार्रवाई उसके ऊपर क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जब एसडीएम से लड़ाई हुई, और मुख्य लड़ाई कहा जाता है कि एसडीएम की लड़ाई के बाद ही भरत तिवारी ने हथियार खरीदा था, तो एसडीएम की भूमिका पर एसडीएम के तमाम अकाउंट्स खंगाले जाने चाहिए, एसडीएम की कार्यशैली, उसके गांव कहाँ कहाँ उसके मकान है, तमाम चीज़ों की छानबीन होनी चाहिए कि एसडीएम की भूमिका क्या रही, एसडीएम इससे पहले कहाँ नौकरी करता था, किस पद पर था, कैसे था। ये तमाम ऐसे विषय हैं जिसको आप ऐसे जो है सो छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम इस पूरे मामले में होमवर्क कर रहे हैं, तो एक के बाद एक चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, और चीज़ें हैरान कर रही हैं। इसलिए भरत तिवारी मामले में जो बहुत दूर से जो चीजें दिख रही है, वो है नहीं, अंदर में एक बड़ा खेल होने जा रहा है, और अभी भी मुझे लगता है कि कई लोग लगे हुए हैं। इसलिए गंभीरता जरूरी है इस पूरे जांच में। हालांकि हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने जांच की शुरुआत कर दी है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और जो भी अपराधी होगा वो सामने आएगा, और फिर उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। तो फिलहाल आप सभी दर्शक से उम्मीद यही है कि आप सब अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि बात दूर तक जाए, और फिर जो दोषी है, जो अपराधी है, उसके ऊपर कार्रवाई जरूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद।
गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री